गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियाज़ एंशिएंट पास्ट, जो कि बुक है बाय आर.एस. शर्मा। और ये बुक जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, बीपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, वो उन्हें ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी। तो इसका फर्स्ट चैप्टर पे जाते हैं अब हम। उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ एंशिएंट इंडिया। अभी जो फर्स्ट चैप्टर है हमें ये पूरा एक ओवरव्यू दे देगा कि एंशिएंट हिस्ट्री जो है इंडिया की, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है। मतलब एक थोड़ा जो ऊपर से जो ओवरव्यू होता है ना, वो हमें पूरा मिल जाएगा एंशिएंट हिस्ट्री का। और सिग्निफिकेंस पता चलेगा कि एंशिएंट हिस्ट्री क्यों पढ़ना ज़रूरी है, क्यों हम पढ़ते हैं। तो देखिए, जो सिग्निफिकेंस है हमारे एंशिएंट हिस्ट्री का, उससे एक क्वेश्चन अराइव होता है कि क्यों सिग्निफिकेंट है हमारे लिए एंशिएंट हिस्ट्री, क्यों हमें पढ़ना ज़रूरी है। तो उसका जो कारण है वो ये है कि हम कभी भी अभी एंशिएंट हिस्ट्री या फिर नॉर्मली हम हिस्ट्री को ही देखते हैं, तो हमारे दिमाग में जब भी क्वेश्चन आता है कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये उसका आंसर ये रहता है कि हम पुराने लोगों के बारे में जानना चाहते हैं इसलिए। तो वो पुराने लोगों के बारे में क्या जानना चाहते हैं हम, वो ये जानना ज़रूरी है कि वो कैसे उनके सेटलमेंट्स बने, वो क्या खाते थे, उन्होंने फार्मिंग कैसे चालू करी, स्पिनिंग, वीविंग वगैरह, उन्होंने डोमेस्टिकेशन कैसे किया एनिमल्स का। और उसके बाद जो दो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, उनकी राइटिंग्स वगैरह, उन्होंने कैसे अपनी वो जो है हमारे राइटिंग्स वगैरह उन्होंने लिखी। और ये सब जानने के लिए हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहता है कि हम एंशिएंट इंडिया को समझ लें। तो अभी एंशंट इंडिया जो है, हम इंडिया अभी से कैसे टर्म यूज़ कर सकते हैं हम इंडिया, बिकॉज हमेशा से एक नेशन नहीं रहा है इंडिया। जैसे अभी हमारी बॉर्डर्स बनी है, बट उस समय पे ज़रूरी नहीं है कि हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल बॉर्डर्स है। बिल्कुल ऐसी पॉलिटिक्स तो था नहीं, डेमोक्रेसी थी नहीं। तो अब हम कैसे सोच सकते हैं कि उस टाइम पे पॉलिटिकल बॉर्डर्स हुआ करती थी, जो कि डिफाइन करती है कि इंडिया कौन है। ये हम कैसे कह सकते हैं कि इंडिया एक नेशन था उस टाइम पे भी। तो इस हम ऐसे कह सकते हैं कि उस टाइम पे भी एक जो है यूनिटी थी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो हम टर्मिनोलॉजी अभी पढ़ते हैं, जो प्रेजेंट डे इंडिया के लिए है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन्स हैं और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे स्टेट्स हैं, मतलब बहुत सारे कल्चर्स हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद जो यूनिटी हमारी कंट्री बनाए रखती है, वैसी यूनिटी बहुत कम जगह देखने को मिलती है। तो ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला कॉन्सेप्ट है, वो अभी न्यू नहीं है, सिर्फ प्रेजेंट डे कॉन्सेप्ट नहीं है ये जो कॉन्सेप्ट है ये एंशिएंट टाइम में भी था। और ये जो है हमें जो ब्लू दिख रहे हैं पॉइंट्स, इन सब से हमें पता चलती है कि इंडिया की यूनिटी उस टाइम पे भी रही है। तो इसमें जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं, जैसे एथनिक रेसेस से एक टाइप की यूनिटी मेंटेन हुई थी उस टाइम पे, लैंग्वेजेस से, जियोग्राफी से, और जो फॉरेन टर्म्स थी, जो इंडिया के लिए जो फॉरेन टर्म्स, जो फॉरेनर्स यूज़ करते टर्म्स, उसके थ्रू एक टाइप की यूनिटी हमारे कंट्री के लिए आई। और रूलिंग पावर्स ने एक यूनिटी शो करी। एपिक्स जो थे उस टाइम के, उनकी वजह से कंट्री में यूनिटी आई। जो सोशल सिस्टम था इंडिया का जो उस टाइम का था, वो भी एक यूनिटी शो करता था। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमारी कंट्री में यूनिटी आई। अब इन्हें थोड़ा सा एलैबोरेट करके देखते हैं कि एक्चुअल में कैसे एथनिक रेसेस से यूनिटी आई कंट्री में। तो हमने देखा कि एथनिक रेसेस जो है वो भी एक फैक्टर है इंडिया की एंशिएंट यूनिटी के पीछे। तो कैसे, मतलब क्या रीज़न है जो एथनिक रेसेस और ट्राइब्स ने किस टाइप से एक यूनिटी मेंटेन करी। तो जैसे कि हमें पता है, हमेशा से ऐसा नहीं था कि हम जो लोग यहाँ पे हैं, इंडिया में हैं, वो हमेशा से रहे नहीं। बहुत सारे अलग अलग रेसेस और ट्राइब्स के लोग आए इंडिया में, तब जाके उन्होंने अभी प्रेजेंट डे इंडिया बनाया है। जैसे कि जो एथनिक रेसेस और ट्राइब्स हैं वो हैं टर्क्स, हुनास, इंडो आर्यंस, प्री आर्यंस, सिथियंस, ग्रीक्स। ये सब जो है एथनिक रेसेस और ट्राइब्स इंडिया में आए और यहाँ पे ही रहने लगे। तो इन्होंने इस टाइप से यूनिटी शो करी कि वो एकदम इंटरमिंगल हो गए, यानी कि एक साथ बहुत ज़्यादा। जैसे हम सोचते हैं कि हम एक आइसोलेशन में कोई एक ट्राइब अपनी पूरी लाइफ नहीं बिता सकती, वी नीड डिफरेंट पीपल टू कम्युनिकेट, और उनसे मदद चाहिए रहती है हमें। तो इस टाइप से वो इंटरमिंगल हो गए, एक दूसरे में मिक्स हो गए। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट देयर कल्चर कमिंगल्ड, यानी कि हम जैसे हमेशा से देखते हैं कि ये जो
ये जो ट्राइब्स और रेसेस जो आई थी उनकी सेम लैंग्वेजेस नहीं थी, वो अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग रिचुअल्स, अलग अलग कल्चर्स लेके आए थे, लेकिन उसके बावजूद वो कल्चरली कमिंगल हो गए। उसका मतलब ये है कि वो इस तरह से मिक्स हो गए कि आज प्रेजेंट डे में हम नोटिस नहीं कर सकते कि कौन टर्क है, कौन आर्यन है। तो इस तरह से वो मिक्स हो गए कि आज हम किसी को उसकी रेस या ट्राइब के हिसाब से नहीं जानते। हम नहीं जानते कौन आर्यन है, हम नहीं जानते कौन हुनास में से है, कौन टर्क्स में से है। हम सिर्फ उन्हें एक इंडियन सिटीजन के हिसाब से जानते हैं। और ये तो चलो हमारी डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन उस टाइम पे भी सब इतने अच्छे से मिक्स हो गए कि एक यूनिटी बनी रही उनके कल्चर में। कुछ चीज़ें, हालांकि सबके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कल्चर थे, पर एक जो कल्चर है जो एज एन इंडियन शो करता था उस टाइम पे, वो कल्चर कमिंगल्ड हो गया। मतलब वो एक टाइप से एक कॉमन कल्चर हो गया सबका। इवन आफ्टर हैविंग डिफरेंट कल्चर्स दे शोड अ कॉमन पर्सपेक्टिव, दे शो अ कॉमन फीचर ऑफ कल्चर। तो इसकी वजह से हमें एथनिक और रेसेस वाली यूनिटी दिखती है, एथनिक रेसेस वाली यूनिटी दिखती है कि किस तरह से इतनी सारी एथनिक कम्युनिटीज़ मिलके, जो कि डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है एक दूसरे से, उसके बावजूद उन्होंने इंडिया में एक कम्युनिटी टाइप से फॉर्म करी और इस तरह से मिक्स हो गए कि आज हम उन्हें नोटिस नहीं कर पाते हैं। अब जो सेकंड टॉपिक है जिसके थ्रू इंडिया की यूनिटी शो होती है, एंशंट इंडिया की यूनिटी शो होती है, वो है लैंग्वेज। अब लैंग्वेज समझने से पहले हम दो चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उन्हें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये समझने से पहले हम एक प्री आर्यंस और इंडो आर्यंस का थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। जो प्री आर्यंस थे वो ईस्ट और साउथ में रहते थे, इंडिया के ईस्ट और सदर्न पार्ट में रहते थे इंडो आर्यन, सॉरी, प्री आर्यंस। और इनका जो कल्चर था वो मुंडा कल्चर, ईस्ट वालों का था मुंडा कल्चर, और साउथ वालों का था द्रविडियन कल्चर। और इनकी जो लैंग्वेज थी वो ईस्ट की थी मुंडा लैंग्वेज, और साउथ की वही द्रविडियन या फिर तमिल लैंग्वेज जिसे कह सकते हैं हम। सो ये हो गया हमारा प्री आर्यंस का पार्ट। और अब इंडो आर्यंस के बारे में अगर देखें तो इंडो आर्यंस ने नॉर्थ का पार्ट कैप्टिवेट किया था, वो वहाँ पे सेटलमेंट्स थे उनके, और उनका जो कल्चर था वो वैदिक फॉर्म ऑफ कल्चर था। उनकी लैंग्वेजेस जो थी पाली और संस्कृत लैंग्वेजेस थी, जो कि ज़्यादातर आप वैदिक टेक्स्ट जो है हमारे पुराने टाइम के ऋग्वेदा वगैरह में आप देख सकते हैं। अब इनके बीच में, अब ये तो हमें पता चल गया इन दोनों एथनिक ग्रुप्स के बारे में। अब हमें इनसे लैंग्वेज में यूनिटी कैसे दिखती है। हालांकि ये दोनों जो एथनिक ग्रुप्स है ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, अलग अलग एरिया के हैं, कोई साउथ का है तो कोई नॉर्थ का है, किसी का वैदिक कल्चर है, किसी का द्रविडियन है, लेकिन उसके बावजूद एक टाइप की यूनिटी शो करते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंडिया में है। और ये जो यूनिटी है वो हमें पता चलती है वैदिक टेक्स्ट से। ठीक है, क्योंकि वैदिक टेक्स्ट जो हैं 1500 से लेकर बीसी से लेकर 500 बीसी वाले जो वैदिक टेक्स्ट हैं वो हालांकि लिखे किन्होंने थे, इंडो आर्यंस के थे वो वैदिक टेक्स्ट, लेकिन उनमें फिर भी आप जो है तमिल या फिर द्रविडियन लैंग्वेज जो है उनके आप अवशेष पा सकते हैं। जो कुछ कुछ टर्म्स जो हैं उसमें वो तमिल या फिर द्रविडियन टर्म्स हैं जो कि प्री आर्यन से रिलेटेड है। तो इसमें एक टाइप की यूनिटी शो हुई हमें कि इंडो आर्यन टेक्स्ट है, लेकिन लैंग्वेज उसमें टर्म्स किसकी यूज़ करी गई है बहुत जगह, प्री आर्यंस की। दूसरा एग्जाम्पल जो हमारे पास है वो है संगम लिटरेचर का। जब हम 300 बीसी से लेकर 600 एडी का संगम लिटरेचर देखते हैं, अब संगम लिटरेचर है साउथ का जो कि प्री आर्यंस का है। संगम लिटरेचर में फिर भी हम देखें अगर तो बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जो कि टुडेज पाली, सॉरी, दैट प्रीवियस डेज पाली और संस्कृत टेक्स्ट में से, संस्कृत लैंग्वेजेस में से ली गई है। बहुत सी ऐसी टर्म्स हैं जो कि वैदिक लैंग्वेजेस हैं, वैदिक लैंग्वेजेस से बहुत सारी टर्म्स ली गई है, किसमें, संगम लिटरेचर में। तो इसी टाइप से हमें शो होता है कि ये जो हमारे प्री आर्यंस वाले टेक्स्ट थे उनमें हमें इंडो आर्यन वाली टर्म्स दिखती हैं, और इंडो आर्यन जो टेक्स्ट थे उसमें हमें प्री आर्यंस की टर्म्स दिखती हैं। इससे हमें एक यूनिटी शो होती है कि इन स्पाइट ऑफ देम बीइंग सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, कि उनके जोग्राफिकल डिफरेंस, उनके कल्चरल डिफरेंस, उनके लिंग्विस्टिक डिफरेंस के बावजूद उन्होंने जो है उनके टेक्स्ट में बहुत सारे सिमिलैरिटीज शो करी है, एक दूसरों से उन्होंने टर्म्स ली हैं। उससे हमें शो होता है कि ये भी एक टाइम पे यूनाइटेड थे।
और दूसरी चीज़ जो हमें पता है कि जो वैदिक, अभी हमें ये द्रविडियन कल्चर का, द्रविडियन और तमिल लैंग्वेजेस का हमें पता चल गया, हमें पाली और संस्कृत का पता चल गया, लेकिन हमें मुंडा लैंग्वेज के क्या ऐसे सोर्सेस मिलते हैं जैसे हमें लगता है कि इसमें भी कोई यूनिटी थी। मुंडा लैंग्वेज जो कि ईस्ट की है, जो कि छोटा नागपुर रीजन में ज़्यादा बोली जाती है, मुंडा लैंग्वेज। जैसा कि आपने सुना होगा बिसरा मुंडा, जो कि जिन्होंने मूवमेंट किए थे ट्राइबल लोगों के लिए, जो जिन्हें हम प्री आर्यंस भी कह सकते हैं। तो ये जो मुंडा लैंग्वेज है ये कहाँ पे यूज़ हुई? हम अगर देखें तो जो वैदिक लैंग्वेज है, थोड़े टाइम के बाद जो वैदिक लैंग्वेज है उसमें फोनेटिक्स और वोकेबलरी में चेंज आए हैं, और वो जो वोकेबलरी में चेंज आए हैं, फोनेटिक्स में चेंज आए हैं, दिस चेंज हैज़ कम थ्रू द्रविडियन एंड मुंडा इन्फ्लुएंस। द्रविडियन और मुंडा इन्फ्लुएंस जो थे, इन दोनों लैंग्वेजेस के जो इन्फ्लुएंस थे, उसकी वजह से जो वैदिक लैंग्वेज है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आया, उसकी वोकेबलरी में, फोनेटिक्स में बहुत ज़्यादा चेंज आया। अभी जो लैंग्वेज के थ्रू यूनिटी शो होने का एंशिएंट टाइम्स में जो एक और हम बता सकते हैं कि एक और जो रीज़न था, एक और जो फैक्टर था, वो था लिंग्वा फ्रैंका। अब लिंग्वा फ्रैंका मतलब ये होता है कि एक कोई लैंग्वेज जो थ्रू आउट इंडिया, थ्रू आउट जियोग्राफिकल यूनिट जो हम एक मानते थे, वो थी इंडिया जहाँ पे यूज़ होती है, उसे हम कहते हैं लिंग्वा फ्रैंका। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर सेम लैंग्वेज यूज़ होती थी तो वो भी एक यूनिटी का फैक्टर था थ्रू आउट इंडिया में, कि अगर एक लैंग्वेज यूज़ हो रही है तो एक टाइप से हम बोलते हैं कि जैसे एक देश की एक भाषा होती है, ज़्यादातर ज़रूरी नहीं है बट होती है, तो उसमें एक यूनिटी शो होती है उस लैंग्वेज के थ्रू। लोगों को बहुत ज़्यादा यूनाइटेड लगता है जब उनकी सेम लैंग्वेज हो। तो उसी तरह से जो लिंग्वा फ्रैंका थी उस टाइम पे थी, वो प्राकृत थी, और ये जो प्राकृत लैंग्वेज है ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। थोड़े टाइम बाद प्राकृत लिंग्वा फ्रैंका होने के बाद फिर संस्कृत लिंग्वा फ्रैंका बन गई, प्राकृत की जगह संस्कृत ने ले ली। और ये जो संस्कृत थी, ये संस्कृत पहले तो गुप्ता टाइम्स में ये एक स्टेट लैंग्वेज थी, यानी कि ज़्यादातर लोग जो थे थ्रू आउट द गुप्ता एम्पायर ये इसी लैंग्वेज का यूज़ करते थे। फिर जब पोस्ट गुप्ता पीरियड आया तब ये लैंग्वेज तो रही, लेकिन अब बहुत सारे क्या है रीजनल डिफरेंसेस आ गए थे लैंग्वेज में। तो ज़रूरी नहीं है कि संस्कृत थ्रू आउट बोली जाती थी, लेकिन अभी भी जो ऑफिशियल पर्पसेस, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के लिए संस्कृत ही यूज़ होती थी। जैसे लैंड ग्रांट्स हो गए, फिर जैसे हमारा अभी का कॉन्स्टिट्यूशन है, अभी उस टाइप से जो उस टाइम के एंशिएंट टाइम के जो पोस्ट गुप्ता पीरियड के जो थे डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, वो संस्कृत में ही लिखे जाते थे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं वो है रूलिंग पावर्स। अब ये रूलिंग पावर्स किस हिसाब से एक टाइप की यूनिटी शो करते थे एंशिएंट टाइम्स पे, तो अब ज़रा ध्यान दीजिएगा कि उस टाइम के जो रूलर्स थे, कोई भी एक रूलर है, अगर वो इन 4 एरियाज में, यानी कि हिमालयाज इन द नॉर्थ, केप कैमोरिन इन द साउथ, ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट एंड इंडस इन द वेस्ट, अगर इन एक्सटेंट तक किसी भी रूलर का एम्पायर है तो उसे चक्रवर्तन की पोजीशन दी जाती थी, यानी कि उसे चक्रवर्तन कहा जाता था। उसे बहुत ज़्यादा ऊपर वाली एक जो रहती है एक अहमियत दी जाती थी उस रूलर को, अगर वो इन चारों एरिया के एक्सटेंट तक उसका एम्पायर बढ़ा चुका है तो। अब ये चक्रवर्तन में कौन आता था? पहले थे अशोका, जो कि 3rd सेंचुरी BC में जिन्होंने अपना एम्पायर एक्सटेंड किया था, लेकिन उनका जो एम्पायर था वो एक्सट्रीम साउथ में नहीं था। उनका एम्पायर जो था नॉर्थ इंडिया में था, सेंट्रल इंडिया में था, और साउथ में भी था, लेकिन एक्सट्रीम साउथ पे नहीं था। इनका जो एम्पायर था वो इंडिया पाकिस्तान वाले एरिया में था, और अफ़गानिस्तान का एरिया भी कवर करता था। आपने ये टर्म बहुत बार सुनी होगी, चक्रवर्तन अशोक। तो उन्हें चक्रवर्तन इसीलिए बोला जाता था क्योंकि ये जो चारों एरियाज थे ये उनके एम्पायर के एक्सटेंट थे, और इसीलिए उन्हें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है एज अ रूलर। दूसरे थे समुद्रगुप्त, जिन्होंने अपनी विक्टोरियस आर्म्स को मार्च करवाया था थ्रू आउट द साउथ, द तमिलनाडु, और उन्होंने ये किया था 4th सेंचुरी AD में। ये दोनों तो हो गए चक्रवर्तन, लेकिन एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट शुड बी नोटेड जो हमारी RS शर्मा में दी हुई है,
वो ये है कि एक चालुक्य किंग 7th सेंचुरी BC में, जिनका नाम पुलकेशिन था, उन्होंने हर्षवर्धन को हराया था। और हर्षवर्धन थे लॉर्ड ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो पुलकेशिन का नाम इसलिए जाना जाता है क्योंकि उन्होंने लॉर्ड ऑफ होल नॉर्थ इंडिया को हराया था, इसीलिए उनका नाम जाना जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया जो कि नोट किया जाना चाहिए अगर हम वो रूलिंग पावर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो। और एक और चीज़ जो है कि कॉन्करर्स और कल्चरल लीडर्स, यानी कि फॉरेन से कोई भी कॉन्करर्स आए या फिर कल्चरल लीडर्स, यानी कि जैसे हम कह सकते हैं आर्यंस में से कोई जो कल्चरल लीडर्स है, कहीं से भी कोई भी कल्चरल लीडर है इंडिया में या फिर फॉरेन में, तो वो हमेशा से इंडिया को एक यूनाइटेड लैंड के हिसाब से देखते थे। जैसा कि हमने बताया, ये चारों जो थे एक्सटेंट थे किसी भी रूलिंग एम्पायर के, जो अगर हो तो वो रूलर बहुत ही ज़्यादा माना जाता है। तो उसी टाइप से जब भी कोई कॉन्कर करने आता था इंडिया को, तो इस हिसाब से देखता था कि ये पूरा इंडिया है, ये जो चारों एक्सटेंट जिसमें कवर होते हैं वो है इंडिया का एरिया। सो अनदर जो हमारा फैक्टर है यूनिटी के लिए वो है ज्योग्राफिकल यूनिटी, यानी कि कैसे ज्योग्राफी ने हेल्प करी हमारी एक यूनिटी मेंटेन करने के लिए एंशिएंट टाइम्स में। तो हमने जैसे पहले भी पढ़ा कि कल्चरल इंटीग्रेशन हुआ था, लोग अलग अलग कल्चर से बिलोंग करके आए थे, जैसे प्री आर्यंस हो, पोस्ट आर्यंस हो, टर्क्स हो, और दूसरे अलग अलग टाइप के एथनिक रेसेस से आए थे, उनके अलग अलग कल्चर्स थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने साथ में मिलकर एक ऐसा कल्चर बनाया था जो कि उन सबके लिए कॉमन था और वो उनके लिए एक सोर्स था यूनिटी का। बट यहाँ पे क्या हुआ कि जो कल्चर का इंटीग्रेशन तो हो गया, फिर उन्होंने अपनी एक कल्चर, लैंग्वेज, स्टेट और कम्युनिटी, इन सब फैक्टर्स को लेकर अब जब जो मोर इम्पॉर्टेंट हो गया वो उनकी एथनिक रेसेस वगैरह तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उनके लिए उनकी अगर लैंग्वेज कॉमन है कुछ लोगों की, अगर कुछ लोगों का कल्चर उन्होंने अलग कॉमन बना लिया है, वो एक जगह में रहते हैं, एक स्टेट में रहते हैं जो कॉमन है, उन्हें अपनी कम्युनिटी जैसी बना लिया है, तो उनके लिए अब उनकी कोई भी उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी, उनकी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, उससे भी ज़्यादा उनकी एक जो टेरिटोरियल आइडेंटिटी है, इन सब फैक्टर्स की वजह से जो उनमें सेम थे, उसकी वजह से उनकी जो टेरिटोरियल आइडेंटिटी है वो उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई। तो इसीलिए उन्होंने जो है एक टेरिटोरियल यूनिट या फिर हम कह सकते हैं स्टेट बनाया। जैसे आज की हालत में हम देखते हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ऐसे स्टेट्स हैं, वो ज़्यादातर इसलिए बनते हैं क्योंकि कुछ की लैंग्वेज कॉमन है, कुछ का कल्चर कॉमन है। तो उस टाइम पे भी उन्होंने अपने अपने एक टेरिटोरियल आइडेंटिटी बना के एक टेरिटोरियल यूनिट बना लिया था। क्यों, कैसे उनने खुद को एक यूनिट यूनाइटेड पाया? या तो उनका कल्चर सेम था, लैंग्वेज सेम था, स्टेट कम्युनिटी उनकी एक बनी हुई थी, तो उस इन्हीं सब चीज़ों के बेसिस पे उन्होंने अपनी टेरिटोरियल आइडेंटिटी की मदद से एक टेरिटोरियल यूनिट यानी स्टेट बनाई। और उस टाइम पे उस स्टेट को बोला जाता था जनपदास। ठीक है, तो ये एक हो गई ये चीज़ जो जिन्होंने ये सब चीज़ें जिन्होंने उनको यूनाइटेड रखा, एक जो टेरिटोरियल आइडेंटिटी हो गई थी वो एक चीज़ हो गई थी जिन्होंने उन सब लोगों को यूनाइटेड रखा कि ठीक है, हमारे अगर कुछ चीज़ हमें मिलती नहीं है, कि अलग अलग रिलीजन के लोग हैं लेकिन उनमें रिलीजन उनका मिलता नहीं है, उनके रिचुअल्स मिलते नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो एक अलग से एक कल्चर बना लिया था, एक थोड़ी सेम लैंग्वेज अगर वो बोलते थे, तो उससे उनको एक टेरिटोरियल आइडेंटिटी, टेरिटोरियल यूनिटी वाली फीलिंग आने लग गई थी। हालांकि बहुत सारी चीज़ें सिमिलर नहीं है, लेकिन अगर कुछ चीज़ें सिमिलर है तो उनसे उनको वो साथ में रहते हैं, उनकी टेरिटोरियल आइडेंटिटी की मदद से उन्हें एक स्टेट बना लिया जो उनका एक कॉमन स्टेट था, और ऐसे करके जनपद आज बने, अलग अलग जनपद बने, जैसे हमारे प्रेजेंट डे स्टेट होते हैं उस हिसाब से उस टाइम पे जनपद बने। अब एक और जो जोग्राफिकल फैक्टर था वो था कि इंडिया, जिसको हम ऑलरेडी लोग बहुत तरीके से यूनाइटेड मान चुके थे, तो उसको कुछ एंशिएंट चीज़ों की वजह से उसको एक नाम भी दे दिया था। हालांकि वो कोई पॉलिटिकल बॉर्डर्स के थ्रू पैक्ड नहीं थी, कोई ब्लॉक्ड एरिया नहीं था वो, जो एक पर्टिकुलर कंट्री है, एक पर्टिकुलर नेशन है, लेकिन उसके बावजूद एक उसे कॉमन नेम दिया गया था। हालांकि कॉन्करर्स, फॉरेनर्स, इंडियंस खुद भी इसको रूलर्स जो हैं, ये सब इनको एक पूरा एरिया मानते थे, इंडिया
को कि ये पूरा एक एरिया है ना, ये यूनाइटेड एरिया है, लेकिन उसके वो ये सब के अलावा भी उसको एक नाम दे दिया था जो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग जिसने पैदा करी लोगों के मन में कि ये एक यूनाइटेड एरिया है, वो था लैंड ऑफ आर्यंस। जैसा कि हमको पता है कि आर्यंस आए थे एंशियंट पीरियड में, तो जैसे नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में आर्यंस रहने लग गए थे, तो उसको क्या है, लैंड ऑफ आर्यंस बुलाया जाता था। अब लैंड ऑफ आर्यंस को डिनोट करता था ये वर्ड आर्यवर्तास। आर्यवर्तास यानी कि वो पूरा एरिया, वो पूरा जो नॉर्दर्न और सेंट्रल एरिया था इंडिया का, उसको हम आर्यवर्ता नाम से बुलाते थे। और दूसरा जो नाम दिया गया था इंडिया को वो था लैंड ऑफ भारत। जो लोग हैं इन हम सबको उस टाइम पे माना जाता था कि हाँ वी आर डिसेंडेंट्स ऑफ किंग भरत, तो इसीलिए इसे लैंड ऑफ भरतक बोला जाता था कि ये भरत एक किंग का नाम है, तो ये लैंड जो है ये किंग भरत का है, और इसे भारतवर्ष बुलाया जाता था, यानी कि जहाँ पे डिसेंडेंट्स ऑफ भारत रहते हैं, डिसेंडेंट्स ऑफ किंग भरत रहते हैं। अब ये जो भारत वर्ड है, इसे कहाँ पे यूज़ किया गया था, इसे ऋग्वेद और महाभारत में यूज़ किया गया था, लेकिन ये एक लैंड के हिसाब से यूज़ नहीं हुआ था, ये एक फैमिली और या फिर ट्राइब को डिनोट करने के लिए ये टर्म यूज़ करा गया था। दूसरा जो वर्ड है ये भारतवर्ष है, जिसका मतलब हमने बताया कि लैंड ऑफ भारत को हम भारतवर्षा बोलते थे, जहाँ पे डिसेंडेंट्स रहते हैं किंग भरत के। तो ये जो टर्म है ये महाभारत और पोस्ट गुप्ता सांस्कृतिक टेक्स्ट में यूज़ किया गया है ये टर्म। तो ये जो महाभारत, ऋग्वेदा और इन सब की हमने बात करी है कि भारत टर्म यहाँ पे यूज़ हुआ था, भारतवर्ष टर्म यहाँ पे यूज़ हुआ था, इससे हमें एविडेंसेस मिलते हैं कि ना केवल ये बोलने वाली बात है कि ये टर्म्स यूज़ करते थे, पर हमारे पास सोर्सेज भी हैं जो हमें ये बताते हैं कि ये टर्म्स एक्चुअल में यूज़ किए जाते थे, किस लिए, इस पूरे जोग्राफिकल यूनिट को डिनोट करने के लिए, जैसे आज हम इंडिया बोलते हैं। अनदर यूनाइटिंग फैक्टर इज फॉरेन टर्म्स फॉर इंडिया। जैसा कि हमने अभी पता किया था कि इंडिया के लोग इंडिया को किन किन नामों से जानते थे, जैसे भारतवर्षा और आर्यवर्ता, वैसे अब हम जानेंगे कि कैसे फॉरेन के लोग इंडिया को जानते थे और कैसे वो एक यूनाइटिंग फैक्टर था। तो जैसे हम इंडस रिवर की बात करें तो इंडस रिवर को संस्कृत में सिंधु बोला जाता है, और इस जो ईरानियन इंस्क्रिप्शंस हैं उसमें सिंधु का मेंशन किया गया है, सिंधु की जगह लिखा गया है हिंदू। उसमें ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ईरानियन लैंग्वेज में एस को एच प्रोनाउंस किया जाता है, और इसीलिए उसमें सिंधु की जगह हो गया हिंदू। इसमें हिंदू यानी किसी रिलीजियस कम्युनिटी का कोई मेंशन नहीं है हिंदू टर्म में, ये एक टेरिटोरियल यूनिट है। हिंदू जो है यहाँ पे इसमें जैसे सिंधु रिवर था, उसमें से एस रिप्लेस हो गया ईरानियन लैंग्वेज में और वो हिंदू हो गया, तो ये ईरानियन इंस्क्रिप्शंस में मेंशन है। और ये 5th से 6th सेंचुरी बीसी का टाइमिंग है जब ये वाले ईरानियन इंस्क्रिप्शन बने थे, जिसमें हिंदू का मेंशन किया गया था। इसमें हिंदू का मतलब रिवर नहीं है, हालांकि उस सिंधु जो कि एक रिवर है उसके नाम से डिराइव हुआ है, लेकिन यहाँ पे हिंदू टर्म का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑन इंडस, एक डिस्ट्रिक्ट है जो इंडस रिवर पर लोकेटेड है। इधर ये क्या है, एक टेरिटोरियल यूनिट के हिसाब से इसका मेंशन किया गया है। तो पहले हिंदू का मतलब ईरानियन इंस्क्रिप्शंस में सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट था, फिर उसके बाद से जो है ईरानियन इंस्क्रिप्शंस में उसका मेंशन, जो हिंदू टर्म का मेंशन का मतलब हो गया एरिया दैट इज ऑन द ईस्ट ऑफ इंडस रिवर के ईस्ट में जो एरिया है उसे हिंदू बुलाने लग गए थे ईरान में। और फिर जो नेक्स्ट चीज़ हमें पता चलती है वो है कि जो टर्म इंडिया जो यूज़ करी गई है वो कैसे डिराइव हुई है, वो क्योंकि जो ग्रीक टर्म है, इंडस रिवर की जो ग्रीक टर्म है उससे बहुत ज़्यादा सिमिलर है। तो जो इंडिया वर्ड डिराइव हुआ है वो ग्रीक लैंग्वेज में जो इंडस को बोलते हैं उससे बहुत क्लोजली रिलेटेड है, ऐसे इंडिया टर्म डिराइव हुआ। और फिर अगर हम देखें पर्शियन और अरेबिक लोग जो थे, पर्शियन अरेबिक रूलर्स कॉन्क्यूरर्स, वो हिंद बोलते थे इंडिया को, इंडियन रीजन जो था पूरा उस रीजन को वो हिंद बोलते थे, पर्शियन और अरेबिक लोग।
फिर जो ईरानियन लोगों ने जब कैप्चर कर लिया था सिंध वाला रीजन, यानी कि पाकिस्तान साइड वाला रीजन, जब ईरानियन से कैप्चर कर लिया था, उसके बाद से वो पूरे इंडिया के रीजन को बोलने लग गए थे हिंदुस्तान। तो ऐसे ही हमारा आज जो प्रेजेंट डे नाम हम बोलते हैं, बहुत बार इंडिया को हिंदुस्तान भी मेंशन किया जाता है, तो वो यहाँ से डिराइव हुआ है। हमारा नेक्स्ट यूनाइटिंग फैक्टर है एपिक्स। जो एपिक्स हैं, जो आज भी जानी जाती है महाभारत और रामायण के नाम से, वो उस टाइम पे भी थी। और ये जो उस टाइम पे जो एपिक्स भी थी एंशिएंट टाइम्स में, जब ये एपिक्स बन गई थी, तब ऐसा नहीं था कि कुछ एरिया नॉर्थ में पढ़ रहे हैं, साउथ में नहीं पढ़ रहे हैं, ईस्ट में पढ़ रहे हैं, वेस्ट में नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं। महाभारत और रामायण जैसी जो ये एपिक्स हैं, ये थ्रू आउट इंडिया, जैसे हम इंडिया के नाम से जानते हैं अभी, वो थ्रू आउट इंडिया ये पढ़ी जाती थी, ये वाली बुक्स। तमिलनाडु में भी एज वेल एज बनारस और तक्षशिला में भी। इससे हमें ये पता चलता है कि ना केवल साउथ में बल्कि नॉर्थ में भी ये पढ़ी जाती थी। हालांकि फिर ओवर द टाइम इसके डिफरेंट लैंग्वेजेस होने लग गई और रीजनल डिफरेंसेस आ गए। जैसे कुछ रीजनल वाइज किसी ने एक्स्ट्रा कोई छोटी सी स्टोरी ऐड कर दी, अलग लैंग्वेज में हो गया तो थोड़ा सा उसका कंटेंट चेंज हो गया, पर फिर भी जो मेन सब्सटेंस है दोनों बुक्स महाभारत और रामायण का, वो सेम रहा है। तो इसीलिए जो ये महाभारत और रामायण एपिक्स हैं, ये भी एक यूनाइटिंग फैक्टर रही है इंडिया के लिए, क्योंकि ये जो बुक्स थी ये थ्रू आउट इंडिया पढ़ी जाती थी। तो इसीलिए जो कल्चरल वैल्यूज़ थी वो थ्रू आउट इंडिया सेम रही हैं, जो इन बुक्स में प्रोवाइड करी है। नेक्स्ट यूनाइटिंग फैक्टर जो हमारा है वो है सोशल सिस्टम। अब हमें पता है हर टाइम पे सोशल सिस्टम जो रहे हैं वो डिफरेंट रहे हैं। आज का सोशल सिस्टम एंशिएंट सोशल सिस्टम से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एंशिएंट सोशल सिस्टम में वर्ना यानी कि कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रेवेलेंट था, और ये प्रेवेलेंट ना केवल हिंदुइज्म में था, बल्कि इसका इन्फ्लुएंस क्रिश्चियनिटी और इस्लाम पे भी बहुत ज़्यादा हुआ। उस टाइम के इवन जो कन्वर्ट्स थे, जो कि हिंदुइज्म से क्रिश्चियनिटी या फिर इस्लाम में कन्वर्ट हुए, वो अपने हिंदुइज्म के डिफरेंट प्रैक्टिसेस को लेके गए थे उस दूसरे रिलीजन्स में, और कास्ट सिस्टम को भी लेके गए थे। इससे हमें ये पता चलता है कि सोशल सिस्टम जो है वो रिलीजन वाइज डिफरेंट नहीं होता, वो बहुत सारी चीज़ों में सोशल सिस्टम भी सिमिलर बन गया था सारे इंडियंस का, चाहे वो कोई भी रिलीजन के हों। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है रिलेवेंस ऑफ पास्ट टू द प्रेजेंट। तो जैसा कि हमने पहले जाना था कि हमें एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में क्यों पढ़ना पड़ता है, पास्ट के बारे में क्यों पढ़ना पड़ता है, तो हमारा आंसर ये था कि पास्ट के लोगों के बारे में जानने के लिए। ये कॉमन ओवरव्यू हो गया कि हमें क्यों पास्ट की इतनी चिंता है, क्यों हमें एंशिएंट टाइम्स का पता लगाना है। लेकिन अब है रिलेवेंस ऑफ पास्ट टू द प्रेजेंट, यानी कि ठीक है हमें लोगों के बारे में जानना तो पड़ता है, लेकिन वो जानते भी क्यों हैं, हम क्यों लोगों के बारे में भी जानना चाहते हैं। जी, ये टॉपिक हमें बताएगा कि कैसे जो पास्ट है वो प्रेजेंट में रिलेवेंट है, हम क्यों पास्ट का पता लगाते हैं और उसका प्रेजेंट में क्या यूज़ है। जैसे फर्स्ट पॉइंट जो है वो है सक्सेस इन सरमाउंडिंग डिफ़िकल्टीज गिव होप एंड कॉन्फिडेंस। जैसा कि हम पुराने टाइम पे देखते कि बहुत सारे सोशल वर्कर्स थे इवन एंशिएंट टाइम्स में, जो कि बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे हर चीज़ के लिए, कोई अनटचेबिलिटी हटाने के लिए, कोई वुमेन की इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए। तो उसकी वजह से हमें क्या हुआ कि बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को हम कॉन्कर कर पाए, अनटचेबिलिटी ख़त्म हो गई, वुमेन की पोजीशन जो है अपलिफ्ट हो गई। तो इसी हिसाब से हमने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को कॉन्कर किया है। और ये जो सब कुछ हुआ था एंशिएंट टाइम्स में, ये हमें एक होप, एक कॉन्फिडेंस देता है कि आज भी अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है तो हम थ्रू देयर टेक्निक्स या फिर हमारी खुद की न्यू इन्वेंटेड टेक्निक्स से हम उन चीज़ों को कॉन्कर कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है नॉट ब्रिंग पास्ट एक्टिविटीज़ टू प्रेजेंट, यानी कि हमने जो एंशिएंट टाइम में हम जो भी एक्टिविटीज़ पढ़ते हैं, बहुत सारी सोशल प्रैक्टिसेस पढ़ते हैं, तो उससे हमें इतना तो श्योर हो जाता है कि अगर हमने उन पास्ट एक्टिविटीज़ को वापस से लाने की कोशिश करी, तो जैसे एंशिएंट टाइम में उन लोगों ने बहुत प्रॉब्लम्स फेस करी, इनजस्टिसेस फेस करी, वैसे इस टाइम पे भी बहुत फेस करेंगे।
और इसीलिए हम यही चाहते हैं कि हम पुरानी एक्टिविटीज़ को वापस से दोहराएं नहीं। एग्जाम्पल जैसे सोशल इनजस्टिस बहुत ज़्यादा होता था एंशियंट टाइम्स में, तो बहुत ज़्यादा इनजस्टिस फेस करते थे एंशियंट टाइम में लोग। कास्ट के हिसाब से जस्टिस दी जाती थी, अगर कोई अपर कास्ट है तो उसे जस्टिस मिलेगी, लोअर कास्ट है तो नहीं मिलेगी। यही सेम प्रैक्टिस अगर हम अभी इम्प्लीमेंट करें तो ये पॉसिबल नहीं है और ये बहुत ज़्यादा अनफेयर होगा। एक्टिविटीज़ को प्रेजेंट में लाना बिल्कुल गलत होगा। थर्ड पॉइंट है हमारा, डिस्कवर रूट्स ऑफ प्रेजुडाइसेस एंड कॉजेज दैट सस्टेन फॉल्स प्रैक्टिसेस। ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिसेस है जो अभी तक हमारे यहाँ पे है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कास्ट सिस्टम ख़त्म हो गया है, बट नॉट इन ऑल सेंस। अभी भी लोग अपना फूड शेयर करने में कतराते हैं नीची कास्ट वाले लोगों से, अभी भी उनसे ढंग से बात नहीं करते हैं, और बहुत सारी इनजस्टिसेस अभी भी होती है लोअर कास्ट पीपल के साथ। तो ऐसे इन इन जो प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं अभी भी, जो कास्ट सिस्टम अभी भी प्रिवेलेंट है, हम उनकी रूट्स जान पाए। कास्ट सिस्टम या फिर और भी कोई प्रॉब्लम्स है तो हम उनकी रूट्स जान पाए कि ये क्यों ऐसा हो रहा है और कॉजेज़ क्या है कि ये अभी तक ऐसी प्रैक्टिसेस चालू हैं। तो पास्ट की प्रैक्टिसेस को जान के हमें ये पता चलता है कि कैसे ये सारी चीज़ें कैसे इन सारी प्रेजुडाइसेस ने रूट्स ले ली। हम किसी के बारे में गलत व्यू रखते हैं, किसी कम्युनिटी के बारे में गलत व्यू रखते हैं, तो वो कैसे उन्होंने रूट्स ले लिए बिल्कुल, और अभी तक कैसे ये सब कुछ चल रहा है, क्यों ख़त्म नहीं हुआ। इसलिए हमें प्रॉब्लम को अच्छे से डिस्कवर करने का मौका मिलता है जब हम एंशंट हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो जैसे कि कास्ट सिस्टम और सबऑर्डिनेटिंग पोजीशन ऑफ वुमेन, ये हमें अगर इनके रूट्स पता चल जाए, अगर ये अभी तक क्यों सस्टेन हो रहे हैं, इसका कारण पता चल जाए, तो हम इजीली इस प्रॉब्लम को कॉन्कर कर सकते हैं। एवरीवन, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक द वीडियो, share the video and comment below, and don't forget to subscribe my channel and also press the bell icon. Thanks for watching this video.